जय हिंद। हम लोग विज्ञान विषय का कक्षा 8वीं का विज्ञान पढ़ेंगे और उसमें पाठ 11 बल तथा दाब। उसमें परिभाषा, दिशा, मात्रक, बल एवं दाब के संबंध, सूत्र, मात्रक, दैनिक जीवन में बल दाब का प्रभाव, वायुमंडलीय दाब, विशेषताएं, परिवर्तन एवं मापन, वायु दाब के उपयोग, घनत्व एवं आपेक्षिक घनत्व, प्लवन और उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सिद्धांत, प्लवन के नियम, द्रव का दाब, घनत्व एवं गहराई का प्रभाव। अब हम लोग पढ़ते हैं। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है या आरोपित करती है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। बल द्वारा वस्तु को स्थिर अथवा गतिमान किया जा सकता है। वस्तु की गति तथा आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार से हम बल और उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बल के बारे में। एक खाली बाल्टी उठाइए, इस बाल्टी में पानी भरकर उसे फिर से उठाइए। दोनों स्थितियों में कब अधिक बल लगाना पड़ता है? खाली बाल्टी की अपेक्षा पानी से भरी बाल्टी को उठाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बल में परिमाण होता है। बल में क्या होता है बच्चों? बल में परिमाण होता है। बल में परिमाण होता है और इसी बल के परिमाण को हम लोग समझते हैं। मेज पर डस्टर रखें, डस्टर में अ से ब की ओर विस्थापित कीजिए। अगर एक जगह से वो दूसरी जगह पे चला जा रहा है। अब देखिए, पुनः डस्टर को ब से द की ओर विस्थापित करें। अब बल किस दिशा में लगाया गया? इससे यह निष्कर्ष लगता है कि बल में दिशा भी होती है। बल में दिशा होती है। पहली स्थिति में बल अ से ब दिशा में तथा दूसरी स्थिति में ब से द की दिशा में लगाया जाता है। क्या बल को अ से स की दिशा में लगाया कर डस्टर को अ से ब तक विस्थापित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि किसी वस्तु को एक निश्चित दिशा में विस्थापित करने के लिए उस पर बल एक निश्चित दिशा में लगाना आवश्यक है। अतः बल में दिशा होती है। बल में क्या होती है? दिशा भी होती है। हम किस दिशा में, किस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों से स्पष्ट है कि बल में परिमाण और दिशा होती है। बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। बल का एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब क्या होता है? बल का प्रभाव ही दाब कहलाता है। किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल व परिमाण पर निर्भर करता है। आइए इससे देखें कि संपर्क तल के क्षेत्रफल में परिवर्तन से बल के प्रभाव में क्या परिवर्तन होता है। एक छिछला बर्तन ले, इसमें लगभग 6 सेंटीमीटर ऊंची बालू की तह बिछाएं। एक ईंट लें, पहले इसे बालू के ऊर्ध्वाधर करके रखें, इसके बाद इसे लेटा कर रखिए। अवलोकन कीजिए कि किस स्थिति में ईंट बालू से अधिक धंसती है। ईंट को लेटा कर रखने की अपेक्षा ईंट को खड़ा करने पर यह बालू में अधिक गहराई पर धंस जाती है ना। ईंट को अगर इस तरीके से रखेंगे तो वह कम अंदर जाएगी। अगर ईंट को इस तरीके से खड़ा करके रखेंगे तो ये ज़्यादा अंदर गहराई में जाएगा, ये कम अंदर जाएगा, क्योंकि ये इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। ठीक है। लेटा कर रखने पर संपर्क का तल क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, इस कारण उसका बल का प्रभाव कम हो जाता है। समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल का प्रभाव बढ़ जाता है तथा संपर्क तल का क्षेत्र अधिक होने पर बल का प्रभाव घट जाता है। मतलब संपर्क तल अगर ज़्यादा है तो बल का प्रभाव कम हो जाएगा, अगर संपर्क तल कम है तो बल का प्रभाव भी अधिक हो जाएगा। इसका मतलब बल का प्रभाव जितना अधिक होगा संपर्क तल को उतना कम होना पड़ेगा। मतलब संपर्क तल जितना कम होगा उतना ज़्यादा बल का प्रभाव होगा। संपर्क तल अगर ज़्यादा होगा तो बल का प्रभाव कम हो जाएगा। आइए समझें कि संपर्क तल के समान क्षेत्रफल पर विभिन्न परिमाण के बल लगाने पर क्या प्रभाव होता है। बालू से भरा एक छिछला बर्तन लीजिए, इसमें एक ईंट खड़ी रखिए, उसके ऊपर चित्रानुसार ईंट क्षैतिज रखिए, इसके पश्चात ईंट पर देखिए और ईंट की अवस्था में ईंट बालू से अधिक धंसती है। आपने देखा खड़ी ईंट पर एक ईंट के स्थान पर 2 ईंटें रखने पर यह बालू में अधिक गहराई तक धंस जाती है, अर्थात बल का प्रभाव अधिक होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव बदल जाता है। अगर ज़्यादा हम उस पर बल 2 ईंट रख देंगे तो अंदर ज़्यादा जाएगी, 1 ईंट रखेंगे तो कम अंदर जाएगी। उपयुक्त क्रियाकलापों से यह स्पष्ट
है कि संपर्क तल का बल का प्रभाव बल के परिमाण के समानुपातिक तथा संपर्क तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उसका उल्टा, बढ़ेगा तो घटेगा, ज़्यादा होने पे घटेगा और कम होने पे दूसरा बढ़ेगा। बल के इस प्रभाव को हम दाब से व्यक्त करते हैं। किसी तल पर बल लगने आरोपित होने के कारण दाब उत्पन्न होता है। किसी तल का दाब तल के क्षेत्रफल और इस पर लगाए गए अभिलंबवत बल का पर निर्भर करता है। दाब बराबर अभिलंबवत बल अपॉन क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, मतलब किसी तल पर लगे अभिलंबवत बल का प्रणोद कहते हैं। अतः दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद का मतलब होता है मैग्नीट्यूड होना चाहिए शायद, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब दाब को P से, अभिलंबवत बल को फोर्स से, मतलब उसके परपेंडिकुलर। अभिलंबवत का मतलब होता है कि सीधे 90 डिग्री के, ऐसे जैसे कोई चीज़ ऐसे रखी है, ठीक है, इस पे इस तरीके से जो बल लगेगा ये 90 डिग्री बना रहा है तो परपेंडिकुलर बल हो गया, उसको हम कहेंगे फोर्स अपॉन ए। 1 वर्ग मीटर तो P बराबर F हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर बराबर है तो प्रेशर इज इक्वल टू दाब बराबर फोर्स, मतलब बल हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले नॉर्मल बल को दाब कहते हैं। मतलब एकांक क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल रखा गया है। किसके सम्मान में? फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में इसको दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल रखा गया। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मतलब दाब का MKS मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। MKS मतलब होता है दूरी में मीटर होगा और द्रव्यमान में किलोग्राम होगा और समय में सेकंड होगा। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, और उसमें दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि एवं क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि तथा बल के परिमाण में कमी एवं क्षेत्रफल बढ़ने से दाब में कमी होती है। देखिए, दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव क्या होता है? सब्जी एवं फलों को पैनी छुरी से काटने पर आसानी से कट जाता है। अगर पैनी छुरी ना रहेगी तो नहीं कट पाएगा चक्कू से। दफ्ती में नुकीली पेन से छेद करना आसान होता है। स्कूली बस्ते या सामान लादने के झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे के प्रयोग से उसे ले आने में आसानी होती है। जैसे आपका ये देखिए बैग है, बैग का ये पट्टा अगर मजबूत रहेगा, चौड़ा रहेगा तो आपके कंधे पे कम जोर पड़ेगा, ठीक है। अब मजदूरों के सिर पर पगड़ी रखकर बोझ ढोना आसान लगता है, क्योंकि पगड़ी वो एरिया उसके बल को, दाब को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, पूरे सर पे समान रूप से कर देता है, नहीं तो एक ही जगह पॉइंट पे पड़ेगा। भार उठाने वाले वाहनों में 4 की जगह अधिक पहियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पहियों का संपर्क क्षेत्र बढ़ जाने से उसके द्वारा सड़क के तल पर लगने वाला दाब भी कम हो जाता है, नहीं तो सड़क गिर जाएगी, मतलब सड़क अंदर धंस सकती है। वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है। किससे घिरी है पृथ्वी? वायु से घिरी हुई है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के पृथ्वी के चतुर्दिक कुछ ऊंचाई तक फैला हुआ है, चारों ओर कुछ ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मतलब वायुमंडल के कारण भी पृथ्वी पर, हमारे शरीर पे, हमारी पृथ्वी पे दाब लगता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे संक्षेप में वायु दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब। अब देखिए वायु दाब के प्रभाव। एक रबर चूसक लें और इसे नीचे की ओर दबाकर छोड़िए। अब इसे ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करिए। क्या अनुभव होगा? इसे ऊपर की खींचने में कठिनाई होती है, क्योंकि चूसक को दबाने पर इसके अंदर कुछ वायु बाहर निकल जाती है। वायुमंडलीय दाब के कारण इस पर बाहर वायु दाब, फलस्वरूप इसे ऊपर खींचना कठिन हो जाता है। पतले टिन का एक डिब्बा लीजिए, इसके चौड़ाई तक पानी भरिए, इसे कुछ देर तक गर्म करें, जिससे
अंदर की वायु भाप से बाहर निकल जाए। अब डिब्बा बंद करके उसके अंदर ठंडा पानी डालिए। चारों ओर से चिपक जाता है क्योंकि डिब्बे के अंदर की वायु गर्म करने से बाहर निकल जाती है और इसका स्थान जल वाष्प ले लेती है। डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जाता है और डिब्बे के अंदर वायुदाब कम हो जाता है। बाहर की वायु सभी दिशाओं में डिब्बे पर अपेक्षाकृत अधिक दाब डालती है, जिससे डिब्बा चिपक जाता है। और वायुदाब का मापन, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायुदाब का मान ज्ञात कीजिए। अगर वायुदाब को हमें ज्ञात करना होगा तो वायु स्तर का भार न्यूटन में बटे क्षेत्रफल वर्ग मीटर स्क्वायर में, मतलब मीटर स्क्वायर में ले लेंगे। 1 मीटर लंबी कांच की नली लीजिए जिसका एक सिरा बंद हो। इसे पारे से पारा मतलब होता है मरक्यूरी, मरकरी उसको पारा बोलते हैं। पारा एक तरल चमकदार वस्तु है जो ऊष्मा पाकर फैलता है। अब पारे से भारी नली को उलटकर उसे पारे में भरे नाद में उल्टा कर दीजिए। पारे का तल नीचे गिरता है और लगभग 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित हो जाता है। ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ द्वारा लगने वाला दाब पारे के तल पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अतः पारे के स्तंभ की ऊंचाई के अनुरूप वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करते हैं। इसे साधारण वायुदाब मापी कहते हैं। वायुदाब कम होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। वायुदाब अधिक होने पर नली में पारे के स्तंभ की 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। पारे का वाष्पन हानिकारक है, अतः इस पर क्रियाकलाप स्वयं ना करें, किसी सहायता ले लें, टीचर की या किसी जानकार व्यक्ति की। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब 76 सेंटीमीटर लंबे ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, मतलब 1.013 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसे प्रमाणिक वायुदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाणिक वायुदाब कहते हैं। वायुदाब कैसे मापा जाता है देखते हैं। एरोनॉइड बैरोमीटर से, निर्द्रव दाब मापी से। वायुदाब निर्द्रव दाब मापी से भी ज्ञात करते हैं। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह ढक्कन पतली लहरदार वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाता है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है और ऊपर उठ जाती है, जिससे उसे लीवर से एक संकेत पॉइंटर जुड़ा होता है और उस पॉइंटर पैमाने का पाठ्यांक रीडिंग देता है। निर्द्रव दाब मापी घड़ी की आकृति का होता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। स्थान के सापेक्ष वायुदाब में परिवर्तन भी होता है। वायुमंडलीय दाब अथवा वायुदाब विभिन्न वायुदाब मापियों द्वारा नापा जाता है। अलग अलग स्थानों पर वायुदाब का मान अलग अलग होता है। समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने से दाब भी बदल जाता है, अतः स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायुदाब बदलता है। इस कारण किसी स्थान का वायुदाब ज्ञात करके उसे समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। कि क्या किसी अन्य कारण से भी वायुदाब बदलता है? एक निर्द्रव द्रव्यमापी से प्रातः 8 बजे और सायं 5 बजे एक ही स्थान पर दाब लें। क्या दोनों पाठ्यांक एक हैं? पाठ्यांक थोड़ा अंतर हो सकता है। किसी स्थान पर वायुदाब थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। ऐसा स्थानीय वायुमंडल की परिस्थितियों में बदलाव के कारण होता है। वायुदाब के उपयोग, जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप आदि की कार्यविधि वायुदाब पर आधारित होती है। जल पंप की देखिए, पंप के हैंडल के ऊपर उठाने पर चित्रानुसार पिस्टन नीचे जाता है। पिस्टन का वाल्व V1 खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। वायुदाब के कारण पंप की नली का वाल्व V2 बंद हो जाता है। पंप के हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन उड़ जाता है। पिस्टन के नीचे वायुदाब कम होने के कारण वाल्व V1 बंद हो जाता है और वाल्व V2 खुल जाता है। फलस्वरूप जल बेलन के अंदर चढ़ जाता है। पुनः हैंडल के ऊपर होने जाने पर पिस्टन नीचे की ओर जाता है। जल का दाब बढ़ने के कारण वाल्व V1 खुल जाता है और वाल्व V2 बंद रहता है। जल से पिस्टन के ऊपर भर जाता है। हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है। जल दाब
के कारण वाल्व भी बंद हो जाता है। फलस्वरूप चित्रानुसार जल टोंटी से बाहर निकलने लगता है। इस समय वाल्व V2 खुल जाता है और पंप के अंदर जल नीचे से आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप के हैंडल के ऊपर नीचे करने से लगातार जल निकलने लगता है। फुटबॉल पंप, ऐसे ही फुटबॉल पंप होता है। फुटबॉल पंप द्वारा फुटबॉल में हवा भरते समय ब्लेड में लगी पतली नली पर पंप का निचला सिरा कस कर लगा देते हैं। जब पिस्टन को बाहर की ओर खींचते हैं तो चमड़े का वाशर सिकुड़ जाता है और बाहर की वायु वाशर की दबाकर बेलन के अंदर भर जाती है। इस समय गोली रूपी वाल्व नली के ऊपरी मुंह को बंद रखता है। पिस्टन को नीचे दबाते हैं तो चमड़े का वॉशर पंप के अंदर वायुदाब के बढ़ने के कारण फैल जाता है और बेलन की दीवार से सट जाता है। बेलन के अंदर वायुदाब बढ़ने के कारण नली में गोली अपने स्थान से हट जाती है और वायु ब्लैडर से पहुंच जाती है। हत्थे को कई बार ऊंचे नीचे ब्लैडर में वायु भर जाती है। साइकिल पंप में भी यही काम होता है। इसमें धातु का खोखला बेलन होता है जिसके नीचे सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं हवा भरते समय पंप को जमीन पर स्थिर रखने हेतु धातु की एक पटरी लगी होती है। इस पटरी को पैर से दबाकर पंप को सीधा खड़े कर रखते हैं। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर हत्था लगाकर हत्थे से लगी हुई एक छड़ के निचले सिरे पर एक धातु की चकती कसी होती है जिसके ऊपर चमड़े का वाशर लगा होता है। यह वाशर वाल्व का काम करता है। साइकिल पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है। जब पिस्टन के नीचे खाली स्थान पर बढ़ने के फलस्वरूप वायुदाब कम हो जाता है, पिस्टन के ऊपर से हवा दबाकर डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर दी जाती है। जब हत्थे के नीचे दबाया जाता है तो पिस्टन के नीचे की वायुदाब बढ़ जाता है जिसके कारण वाशर के किनारे फैलकर बेलन के से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु रबड़ की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। पंप से दबी हुई वायु वाल्व ट्यूब की सहायता से निकलकर रबर की नली द्वारा साइकिल ट्यूब में जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी वायु के इस वाल्व ट्यूब पर बाहर से दाब लगाने के कारण ट्यूब में भारी वायु बाहर नहीं निकल पाती है। पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। अब देखिए हम घनत्व को समझते हैं। साइकिल में कैसे हवा भरी जाती है आप लोगों ने समझ लिया है। घनत्व समझते हैं। किसी वस्तु में द्रव्यमान अथवा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। देखिए घनत्व बराबर आयतन द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन। इसको हम कैसे करते हैं? D = m/v। D से डेंसिटी, m से मास, v से उसका आयतन व्यक्त करते हैं, वॉल्यूम व्यक्त करते हैं। घनत्व का आयतन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में होता है। घनत्व का आयतन किस मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब, मतलब kg प्रति मीटर क्यूब। यदि वॉल्यूम 1 हो तो D = m हो जाएगा, मतलब घनत्व बराबर हमारा मास हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। अतः मात्रक आयतन में वस्तु की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। जल का घनत्व बराबर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। पारे का घनत्व 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अपथ्रस्ट क्या होता है? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल को अपथ्रस्ट बोलते हैं। अब समझ में आ गया। किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबाने पर द्रव का कितना वॉल्यूम विस्थापित होता है उसे करके देखते हैं। कांच का एक आयताकार गुटका लें, इसका आयतन ज्ञात करें। पानी से पूर्ण भरा हुआ यह बर्तन खाली टब में रखें। कांच के टुकड़े को इसमें पूर्णतया डुबाकर गुटके द्वारा विस्थापित जल टब में एकत्र करें। विस्थापित जल का आयतन ज्ञात करें। कांच के गुटके के आयतन और इस गुटके द्वारा विस्थापित जल के आयतन में क्या संबंध है? दोनों बराबर आएंगे। आपने देखा कि गुटके का आयतन विस्थापित जल के आयतन के बराबर है। अतः किसी वस्तु, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है। किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। इसी नियम से नाव चलती है। पानी में नाव, नदी में नाव या समुद्र में। किसी वस्तु को जहाज, किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आओ करके देखते हैं। एक ईंट लेकर उसे हवा में उठाएं, फिर उसे पानी से भरें, बर्तन से हाथ पर रखकर डुबोइए। आपने ईंट के भार में क्या परिवर्तन महसूस किया? आप महसूस करते हैं कि ईंट पानी में हल्की मालूम पड़ती है।
क्योंकि ईंट को पानी में डुबोने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। जो ऊपर बल लगा रहा है वो उसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। यह वस्तु के भार की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, इसी कारण ईंट हल्की होती है। जैसे देखो, यहाँ से हम ईंट अंदर ऐसे डालेंगे, लेकिन ये दाब है, ये फोर्स, ये दाब कहलाएगा। और उत्प्लावन बल, ये जो बल लगेगा ये उत्प्लावन बल होगा, उत्प्लावन बल, इसको उत्प्लावन बल बोलेंगे। अब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है। अगर किसी वस्तु को हम पानी में डुबो दें तो उसके भार, उसका जो भार होता है, वजन होता है, वो कम महसूस होता है। अगर हम भी पानी में डूब जाएंगे या इंसान भी, तो हमारा भार भी हमें कम महसूस होगा। क्या आपने कुएं से पानी खींचते समय पानी से भरे बाल्टी को पानी के अंदर तथा पानी के सतह के ऊपर की ओर खींचने में आवश्यक बल में अंतर महसूस किया है? जब कुएं में पानी, बाल्टी अंदर डुबो दो, तो बाल्टी से जब पानी खींचने लगोगे, जब तक पानी में पानी रहे, मतलब बाल्टी रहेगी, तब तक तो बहुत आसानी से आएगा। जैसे ही ऊपर आएगा एकदम बहुत भार आ जाएगा। अब देखिए, पानी के अंदर, पानी की सतह से ऊपर की ओर खींचने में आवश्यक बल का अंतर अनुभव किया है। पानी से भरे मग या लोटे को पानी के अंदर था बाहर उठाकर देखें। जैसे एक थोड़ा सा बाल्टी ले लो, बाल्टी में मग डुबो दो अंदर तक, जब तक वो पानी के अंदर मग उठाती रहोगी तब तक ज़्यादा महसूस नहीं होगा। जैसे ऊपर उठाओगे एकदम से उसका पूरा भार आपको महसूस हो जाएगा। क्या दोनों स्थितियों में आपको बराबर बल लगाना पड़ता है? इसका अवलोकन कर उत्प्लावन बल की संकल्पना को समझे। उत्प्लावन बल किस प्रकार बदलता है? लोहे के एक हुक लगे एक बेलन को स्प्रिंग तुला से लटका कर वायु में उसका भार अंकित कर लें, नोट कर लें। कांच का एक टोटीदार बर्तन, इसे टोटी के स्तर तक जल से भरें। टोटी के मुंह पर स्प्रिंग बैलेंस से लटकी पॉलीथीन की थैली का इस प्रकार संयोजित करें कि पानी से बर्तन से निकलने पानी इस थैली में एकत्र हो जाए। अब स्प्रिंग बैलेंस के लटकते लोहे के बेलन को धीरे धीरे पानी के अंदर डुबोएं। क्या होता है? लोहे का बेलन पानी में डुबोते जाने पर पानी निकलकर थैली से भरता जाता है। बेलन को धीरे धीरे नीचे रखते हुए पानी में पूर्णतः डुबो दें। इस अवस्था में इन दोनों तुलाओं के पाठ्यांक नोट कर लें, वो उसकी रीडिंग नोट कर लें। बेलन के वायु में लटकी अवस्था के पाठ्यांक में से बेलन के जल को पूर्णतः डूबी अवस्था का पाठ्यांक घटा दें। पाठ्यांक के इस अंतर का क्या कारण है? बेलन के भार में यह कमी उत्प्लावन बल के कारण है। भार की इस कमी और थैली में एकत्र पानी के भार से क्या संबंध है? दोनों लगभग समान है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बेलन के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है। मतलब हम देखिए निष्कर्ष नोट करते जाएंगे। बेलन के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। पानी के स्थान पर अन्य द्रव लेने पर भी समान परिणाम मिलते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस द्रव द्वारा हटाए गए द्रव के भार की बराबर होती है। मतलब अगर पूरा बाल्टी में पूरा पानी भरा है ना, अगर उसमें हम क्या डाल दें, उसमें हम एक साबुन का वो डाल दें, टिकिया। अगर टिकिया, उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितने में टिकिया स्थान जितना घेरेगा। टिकिया के भार के बराबर ही पानी उसमें से बाहर निकलेगा। भाई पूरा अगर ग्लास में पानी भरा है तो थोड़ा सा भी उसमें कुछ उंगली डालोगी तो पानी बाहर आ जाएगा। तो उंगली जितना डालोगी उतना पानी बाहर आएगा, जितना अंदर तक उंगली जाएगी। तो उंगली का जितना भार रहेगा उतना तक आपका जितना स्थान वो घेरेगी। सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया। इन्हीं के नाम पर इसको क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। समान भार की वस्तु की आकृति बदलने पर उत्प्लावन बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए ये समझते हैं। धातु की एक कटोरी लीजिए, कटोरी के भार के बराबर उसी धातु का टुकड़ा लीजिए। कटोरी तथा धातु के टुकड़े को पानी से भरे बर्तन में भारी भारी से डालिए। क्या होता है? धातु का टुकड़ा डूब जाता है जबकि कटोरी का पानी कटोरी पानी पर तैरती रहती है, क्योंकि धातु का टुकड़ा जितना बल विस्थापित करता है उस पर लगा उत्प्लावन बल उस पानी के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल धातु के टुकड़े के भार से कम होने के कारण वह डूब जाता है। कटोरी की विशिष्ट आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार या उत्प्लावन बल उसके भार से के बराबर होता है। अतः कटोरी पानी में तैरती रहती है। भार में धातु के टुकड़े के बराबर होने पर भी कटोरी में अधिक उत्प्लावन बल लगने के कारण कटोरी पानी में तैरती रहती है। वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी आकृति एवं आकार का पर निर्भर करता है। अब हम प्लवन समझते हैं। उत्प्लावन समझ लिया, प्लवन समझते हैं। पानी द्रव्य में वस्तुएं घेरती, तैरती और डूबती क्यों हैं?
मतलब पानी में या द्रव्य में वस्तुएं तैरती कैसे हैं और डूबती कैसे हैं। यदि किसी वस्तु का हवा में भार W है, अगर उसका अभी भार W है तो वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल W1 है। सोचिए क्या होगा अगर W अधिक होगा W1 से, मतलब कि जो हवा में भार है वह अधिक है पानी के उत्प्लावन बल से। और दूसरा ये है कि अगर दोनों बराबर है, और तीसरे में क्या है कि अगर उत्प्लावन बल अधिक है कम है और उसका भार अधिक है। पहली अवस्था में वस्तु पानी में डूब जाती है। देखिए, जब अगर मतलब हवा में उसका भार अधिक है और उत्प्लावन बल उस पर कम लग रहा है तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा। देखो ए वाला पॉइंट डूब गया है। जब उत्प्लावन बल उस पर कम है और उसका भार अधिक है तो वो डूब गई है, पानी के अंदर डूब गई है। जब उसका भार और उत्प्लावन बल दोनों बराबर है तो वो एकदम से पॉइंट पे है। दूसरी वस्तु में पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी, मतलब डूबेगी पूरी लेकिन तैरती रहेगी, दिखेगी नहीं ऊपर। वो वैसे एक हिस्सा 10 में से एक हिस्सा उसका दिखता है, 1.9 हिस्सा उसका डूबता है। तीसरी वस्तु में स्थिति में वस्तु पानी की सतह पर तैरती रहेगी तथा इसका कुछ अंश पानी में डूबा रहेगा, शेष भाग सतह में तैरता रहेगा। मतलब थोड़ा सा 1/9 मतलब 1/10वां हिस्सा, 10 का एक हिस्सा इसमें पानी के अंदर रहेगा, बाकी 9 हिस्सा पानी के बाहर रहेगा। पानी के बाहर 9 हिस्सा तब रहेगा जब हमारा जल में उत्प्लावन बल हमारे भार के बल से अधिक रहेगा। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के भार के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती है, क्योंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य का भार होता है। इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतया डूबी हुई तैरती है। इसे प्लावन का सिद्धांत कहते हैं। प्लवन का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहते हैं बच्चों? प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं द्रव्य में डूब जाती हैं। घनत्व बराबर होने पर वस्तु द्रव्य में पूरी तरह डूबी हुई तैरती है। घनत्व अगर दोनों का बराबर है तो डूबी हुई तैरती रहेगी। यदि वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबती हुई तैरती रहेगी। अगर जो आपने डाला है पानी के घनत्व से उसका घनत्व कम है तो हम लोग वहाँ वह वस्तु उसमें तैरती रहेगी। एक कांच की नली लीजिए, नली के एक सिरे पर गुब्बारे के धागे से बांधिए, नली के ऊपर सिरे में पानी डाल दीजिए। पानी डालने पर क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है। पानी की मात्रा बढ़ने पर नली की पानी का स्तर बढ़ जाता है और गुब्बारा अधिक फूलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल स्तर बढ़ने से पेंदी पर दाब बढ़ जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि द्रव बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है। क्या द्रव क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है? एक क्षैतिज टोटी लगा बर्तन लीजिए, टोटी के मुंह पर गुब्बारा बांधिए, बर्तन को पानी से भरिए। गुब्बारे की आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुब्बारा फूल जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है। क्या द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है? एक टीन का डिब्बा लीजिए, इसमें समान ऊंचाई पर चारों ओर छिद्र बनाइए, इसे पानी से भरिए। क्या होता है? जल सभी दिशाओं में समान रूप से निकलता है और जल की धाराएं समान दूरी पर गिरती हैं। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। टोटी लगे टीन के 2 डिब्बे लीजिए और टोटी के मुंह पर गुब्बारा बांध लीजिए। दोनों डिब्बों में क्रमशः असमान ऊंचाई पर द्रव भर लीजिए। दोनों डिब्बों में लगे गुब्बारों के फूलने का अवलोकन कीजिए, उसको देखिए। फिर देखिए कि लगे गुब्बारों में कौन अधिक फूलता है। अतः द्रव का जो दाब होता है गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। द्रव का दाब गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके साथ साथ वो भी बढ़ता है। अब देखिए हमने क्या सीखा है। बल में दिशा एवं परिमाण होता है। बल में 2 चीज़ें होती हैं, पहला दिशा है, दूसरा परिमाण है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ये एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। एकांक क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है।
दाब P से हम डिनोट करते हैं प्रेशर, द्रव स्तंभ की ऊंचाई हाइट H से करते हैं, द्रव के घनत्व डेंसिटी को D से करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटी को G से करते हैं, G पर निर्भर करता है। अतः इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि यह पाठ आपके जीवन में भी बहुत काम आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।